गुड आफ्टरनून। जैसे कि बच्चों हमने कल ही हमारी एक यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, इसके ब्लूप्रिंट पर चर्चा करी थी और साथ ही में हमने इसके 2 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, सिद्धांत एवं प्रक्रम और अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर के बारे में चर्चा किए थे। तो हमने इसमें जो ब्लूप्रिंट पर एक बार चर्चा की है उसको फिर से दोहराते हैं। हमारा पहले चैप्टर में 1 नंबर का एक प्रश्न प्लस 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ये 2 हमारे आने वाले हैं सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले यूनिट के पोर्शन से। और फिर हमारा 2 क्वेश्चन जो आएंगे 1-1 नंबर के, चाहे वो एमसीक्यू हो या वीएसए हो, अति लघु उत्तरीय 1 नंबर वाला प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न, ये 2 क्वेश्चन प्लस 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है यह हमारा आएगा अनुप्रयोग वाले चैप्टर में से। तो कल हमने जो भी चैप्टर को कवर किया उसमें मैक्सिमम हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को डील कर लिए हैं। लगभग हमारे बहुत सारे प्रश्न उसमें शामिल थे। अब उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन और बच गए थे, उनके बारे में फिर से आज हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे लिए एक नया शब्द था और इथाइलिन ब्रोमाइड। हमने कल पढ़े थे डीएनए रिकॉम्बिनेशन या डीएनए पुनर्योगज तकनीक। डीएनए पुनर्योगज तकनीक में हमने चरण पढ़े कि हमको विदेशी डीएनए को ढूंढना है जो हमारा इच्छित डीएनए का खंड होगा। फिर हमको उसमें उस डीएनए को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काटना है और उसको हमारे होस्ट डीएनए के साथ में रिप्लेस करना है या उसका स्थानांतरण करना है। तो हमने खराब डीएनए के खंड को होस्ट कोशिका से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की मदद से काटा। हमने विदेशी डीएनए को प्लाज्मिड की सहायता से क्लोन्स तैयार किए या उसकी कई सारी कॉपी को तैयार किए। तो जब हम विदेशी डीएनए को प्राप्त करते हैं, मतलब किसी उन्नत किस्म के जीव से या पादप से, तो हमें उस डीएनए में से हमारा इच्छित जीन का खंड आइसोलेट करना पड़ता है या अलग करना पड़ता है। तो इसके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के अंतर्गत एथिलीन ब्रोमाइड जो होता है ये हमारे लिए स्टैन या अभिरंजक का काम करता है, जिससे अभिरंजक का काम है रंगना। तो ये अभिरंजक जो होता है हमारे फॉरेन डीएनए को रंग करके बाकी डीएनए के खंड से इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में अलग कर देता है। तो हमें इच्छित खंड की पहचान हो जाती है और उस इच्छित खंड को हम वहाँ से अलग कर सकते हैं और अपने प्लाज्मिड के साथ लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ करके और उससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करते हैं। तो अगर कहीं 1 नंबर के प्रश्न में एथिलीन ब्रोमाइड आया शब्द, तो ये एक डीएनए को अभिरंजित करने वाला पदार्थ है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। एथिलीन ब्रोमाइड का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। किस लिए? डीएनए के अभिरंजन के लिए, आरएनए के अभिरंजन के लिए, गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए, केंद्रक के अभिरंजन के लिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा? डीएनए के अभिरंजन के लिए। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। वैसे ही हमारा कुछ और क्वेश्चन जो था जो छूट रहे थे कल, वो है इंटरफेरॉन। और एक हमारा प्रश्न छूट रहा था स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिकाएं। ये स्टेम कोशिकाएं क्या हैं, इनका क्या अनुप्रयोग है के रूप में भी पूछा जा सकता है। इंटरफेरॉन क्या है, ये परिभाषा आ सकती है। हालांकि ये 2+3 वाले प्रश्नों में ही ज़्यादा आएगा और इंटरफेरॉन की संभावना तो थोड़ी कम होती है, पर स्टेम सेल की संभावना या स्टेम कोशिकाओं की संभावना बनती है। हालांकि हम एनसीईआरटी बेस्ड अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कम दिया हुआ है, परंतु फिर भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है। स्टेम कोशिकाएं जो हैं वो विशिष्ट प्रकार की भ्रूणीय कोशिकाएं हैं या बच्चों में या भ्रूण से प्राप्त होने वाली कोशिकाएं हैं जिसमें कि अपने वंश को या अपनी ही समान कोशिकाओं को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। ये फिर से जनरेट कर सकती हैं, फिर से प्रजनन कर सकती हैं और उसी अंग का दोबारा निर्माण कर सकती हैं। खास करके भ्रूण की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड या अपरा, जिससे भ्रूण का जुड़ाव माँ के गर्भ से होता है या गर्भाशय से जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उस अपरा या अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेजेंटा से प्राप्त होने वाली जीवित कोशिकाओं को संरक्षित करके रखा जा सकता है। इसके लिए स्टेम सेल बैंक भी आजकल
जैसे ब्लड बैंक चलता है वैसे स्टेम सेल बैंक भी होते हैं जिसमें शिशु की गर्भनाल को सुरक्षित रखा जाता है। चूँकि इसमें रीजनरेशन करने की क्षमता है, पुनः निर्माण करने की क्षमता है, तो कभी भविष्य में कोई एक्सीडेंट होता है या कभी भविष्य में कोई अनुवांशिक बीमारियां या कोई गंभीर बीमारियां होती हैं तो हम उन स्टेम सेल्स का प्रयोग पुनः उस अंग के निर्माण के लिए कर सकते हैं। साथ ही में हम इन स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग बर्निंग केस में, जलने वाले स्थितियों में, जहाँ पर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जल गया है तो हम उनकी स्टेम कोशिकाओं को उस जले हुए स्थान पर यदि स्थानांतरित कर दें या इम्प्लांट कर दें तो वो नई त्वचा का निर्माण चालू कर देती हैं, क्योंकि उनमें त्वचा बनाने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। तो ये स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं चिकित्सा जगत में मुख्य रूप से जलने वाले केसेस में बहुत उपयोगी होती हैं और अन्य कोई अंगों के डैमेज होने पर या खराब होने पर उसके आसपास की कोशिकाओं का पुनः निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और परिभाषा के रूप में भी हमको इसको भविष्य के लिए तो याद रखना ही रखना है। ठीक, अब कल हम बड़ा प्रश्न जो एक देख रहे थे जो कि हमारा संबंधित था, बीटी फसलें क्या हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, बीटी फसलें क्या हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग बताइए या इसकी लाभ और हानि बताइए। तो कल हमने बीटी का फुल फॉर्म देखे थे, तो बीटी के फुल फॉर्म बता सकते हैं? बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस ये है जीवाणु। ठीक है, ये है जीवाणु। इसके द्वारा क्या स्त्रावित होता है? क्राई प्रोटीन। ठीक है, या इसी क्राई प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन, बीटी विष या बीटी टॉक्सिन। ठीक है, अब एक ही प्रश्न है, उसको हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे बीटी क्रॉप्स क्या है या बीटी फसलें क्या है, इनके अनुप्रयोग बताइए। या हम पढ़ सकते हैं क्राई प्रोटीन क्या है, इसकी महत्व पे प्रकाश डालिए। या हम पढ़ सकते हैं बीटी टॉक्सिन क्या है, ये किस जीव के द्वारा स्त्रावित होता है। तो परिभाषा प्लस आपका जीव का नाम प्लस अनुप्रयोग। ठीक, ये जो बीटी फसलें होती हैं ये इस प्रकार की रूपांतरित फसलें हैं जिसमें बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जीवाणु के को इंसर्ट कराया गया है, उसका निवेशन करवाया गया है, जिसके माध्यम से उस फसल को कीट प्रतिरोधी बनाया गया है। ये इंसेक्ट के लिए या कीटों के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं। कीट प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करना, ये मुख्य रूप से मोटिव होता है बीटी फसलों का। अब कीट प्रतिरोधी किस्मों में कल हमने चर्चा किए थे कि कपास की फसल में पिंक बॉलोवर्म या बड ईटर जो था, कलियों को नुकसान पहुंचाता था, उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटी को या बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जीवाणु को जब कपास के बीजों में निवेशित करवाया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो उन्होंने पाया कि बैसिलस जीवाणु उस बीज के अंदर में क्राई प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, विष का निर्माण करते हैं, और उस विष के प्रभाव से बीज का स्वाद जो है वो चेंज हो जाता है, जो अब बॉलोवर्म को या जो इंसेक्ट था उसको पसंद नहीं आया और उसके कारण उसने अपनी चॉइस बदल दी या उसने किसी अन्य पौधे को खाना चालू कर दिया। ठीक, मतलब हमारी कपास की फसल सुरक्षित हो गई, हमारी फसल का उत्पादन पुनः प्राप्त होना शुरू हो गया जो कम हो रहा था। तो कीट प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण यहाँ पर बीटी फसलों की मदद से किया जा सकता है। हर प्रकार के बीटी प्रोटीन्स जो हैं, जैसे क्राई 1A के रूप में या क्राई 1 है क्राई फर्स्ट है, इसमें A है, क्राई सेकेंड है, इसकी भी A B ऐसी किस्में हैं। अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स का निर्माण होता है जीवों में। ये एक प्रकार के क्रिस्टलीय प्रोटीन पदार्थ है। क्रिस्टलीय प्रोटीन के पदार्थ होते हैं या प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, कीट प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करते हैं। क्या इससे कोई हानि हो सकती है? क्या इससे हानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि हम किसी एक विशिष्ट प्रकार के कीट को प्रतिरोधी बनाने के लिए या अपनी फसल को बचाने के लिए उस फसल का स्वाद बदल दिए,
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पर अनेक कीट आश्रित हो, कुछ कीट हमारे लिए मित्रवत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, या उस इन्वायरमेंट में और अन्य कोई कीट है वो भी कहीं प्रतिरोधक क्षमता का अगर विकास कर लिए तो हमारी फसल पर नुकसान भी हो सकता है। तो केवल बुरे कीटों को या खराब कीटों को हटाने के लिए हमारे कुछ मित्र कीटों का भी नुकसान हमको इसमें सहना पड़ सकता है। तो हर बार ये बीटी फसलें लाभदायक होंगी ये ज़रूरी नहीं है। मतलब हमको बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते समय इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इतना विशिष्ट होना पड़ेगा कि जो हमारा टारगेट है केवल वही पूरा हो। जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी होता है, ठीक वैसे ही है कि अगर हमने केवल बर्ड वर्म के लिए या पिंक बॉलो वर्म के लिए काम किया है तो वही कीट पर असर होना चाहिए, अन्य कीटों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बीटी फसलें जो हैं ये कई बार किसी अन्य कीट को के लिए भी फसलों को प्रतिरोधी बना सकती हैं। अगर कोई कीट परागण में मदद करता होगा तो हो सकता है वो भी अब उस पुष्प पर आना या उस पर बैठना बंद कर दे, तो हमारी परागण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। तो क्राई प्रोटीन्स क्रिस्टलीय प्रकृति के प्रोटीन हैं जो कि बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जीवाणु के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से हमारी फसलों को कीट प्रतिरोधी बनाते हैं। ये क्राई प्रोटीन की परिभाषा हो सकती है और इसका उपयोग जो है वो प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है, ठीक। और नुकसान मित्रवत कीटों का हानि हो सकती है, ये हमारे लिए हानि के रूप में आ जाएगा। अब हम दूसरा एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन के रूप में होता है, ये तीनों प्रश्न संपन्न होते हैं इसमें। अब हम दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं विभिन्न एंजाइम्स के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में लगने वाले विभिन्न एंजाइम, ये नीट की क्लास में भी हमने पढ़े थे, विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो कि हमको बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के रूप में लगते हैं, ठीक है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी जो है या डीएनए पुनर्योगज तकनीक, इस डीएनए पुनर्योगज तकनीक के अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के उपकरण या टूल्स लगते हैं। इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है वो एंजाइम है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सबसे पहले हमको लगेंगे क्लीवेज या विदलन करने वाले एंजाइम। किसका विदलन करना है? डीएनए को अलग करना है या विदलन करना है, ठीक है। डीएनए का विदलन या डीएनए को हमको 2 जगह से अलग करना है, 3 जगह से एक्चुअली अलग करना है। पहला तो हमको किससे करना है? फॉरेन डीएनए से। दूसरा हमको करना है होस्ट डीएनए को काटना है। और तीसरा हमको एक और चीज़ है, हमको ये जो प्लाज्मिड है इस प्लाज्मिड को भी तो बाहर निकालना है, तब तो हम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसको कट कर पाएंगे। तो इस प्लाज्मिड को हमको इस जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ते हुए बाहर निकालना है। तो इसके लिए भी हमको विदलनकारी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ये एंजाइम हमारे हो सकते हैं अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकृति जो जिनसे उनकी सेल वॉल बनी हुई है उसके आधार पर ये काइटिनेज हो सकते हैं, प्रोटीएज हो सकते हैं और लाइसोजाइम प्रकार के हो सकते हैं। लाइसोजाइम वैसे भी हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम में पढ़ते हैं, लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं गलाने वाले, तो ये कोशिका भित्ति को गलाने वाले एंजाइम्स हो जाएंगे, चाहे वो लाइसोजाइम के रूप में हो। प्रोटीन की अगर कोशिका की बाहरी भित्ति है तो प्रोटीएज हो जाएंगे, काइटिन की बनी भित्ति होगी तो काइटिनेज हो जाएंगे, सेलुलोज की बनी भित्ति होगी तो सेलुलेज हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के हमको विदलनकारी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से हम कोशिका में भित्ति को तोड़ करके हमारे एंजाइम्स को बाहर निकाल हमारी जो प्लाज्मिड है इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है? न्यूक्लियेज एंजाइम की। हमारा जो न्यूक्लियेज एंजाइम है 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज।
एंडो और एक्सो न्यूक्लियस के रूप में ये दो प्रकारों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस एंजाइम आणविक कैंची के रूप में हमारे प्रतिबंधित खंड को या निश्चित जगह से डीएनए के खंड को काटने में मदद करते हैं और अंतिम सिरे जो हैं वो चिपचिपे सिरों के रूप में छोड़ देते हैं। तो ये निश्चित पैटर्न पर काटने वाले, कहीं से भी काटने वाले, ठीक है, बीच में से कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के हमारे न्यूक्लियस एंजाइम भी पाए जाते हैं। फिर इसके साथ में हमारे और कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? लाइगेज, जो कि क्या करेगा? जोड़ने का काम। किसको जोड़ने का काम? हमारा फॉरेन डीएनए जो था प्लस हमारा प्लाज्मिड, और इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बन जाएगा? पुनर्योगज डीएनए। हमारा पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमको लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में कुछ हमको फास्फेटेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुख्य रूप से डीएनए के बंधों को तोड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फिर हमने पैलिंड्रोम सीक्वेंस कल पढ़े थे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि निश्चित या विशिष्ट स्थलों की पहचान करके वहाँ से हमारी आणविक कैंची की मदद से डीएनए के टुकड़ों को काटते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इससे संबंधित विभिन्न एंजाइम्स के बारे में वर्णन कीजिए, तो हम इन 2-3 एंजाइम का वर्णन वहाँ पर कर सकते हैं। आणविक कैंची कल भी मैंने रिपीट किया, 2 नंबर 1 नंबर या 2+3 में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या आणविक कैंची किसे कहते हैं ये भी सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम एक नया फिर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अपन ने इंटरफेरॉन बात लिखे थे पर बात नहीं कर पाए। इंटरफेरॉन क्या होंगे? इंटरफेरॉन्स जो हैं वो विशिष्ट जीवों के अंदर यदि हम किसी वायरस का संक्रमण होता है तो उन वायरस या विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रसायन हैं। ये रसायन भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या विषैली प्रकृति के हो सकते हैं, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमको वायरल फीवर हुआ, वायरस का अटैक हमारे ब्लड में, ब्लड कोशिकाओं तक पहुंचा, तो वहाँ पर ब्लड में कोई ना कोई ऐसा रसायन निर्मित हो रहा है जो कि हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है, तब हमको बुखार आता है या तब फीवर चढ़ता है। तो वायरस के द्वारा उत्पादित होने वाला पदार्थ ही हमारे लिए इंटरफेरॉन का काम करता है। ये भी प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और विषाणुओं के द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु इनका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए। अगर हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उन्नत है या अच्छी बढ़ी हुई है, तो अगर एक बार हमको वायरस का अटैक हुआ है तो वो कुछ मात्रा में बना हुआ जो इंटरफेरॉन या सब्सटेंस है वो हमारे शरीर में सुरक्षित रहता है और अगले बार वायरस के संक्रमण से हमको बचाने में मदद करता है। तो ये प्रोटीन प्रकृति के वायरस के द्वारा ही निर्मित होने वाले पदार्थ होते हैं जो कि प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। अब आते हैं हम जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्रॉप या ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव या ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म और क्रॉप्स दोनों हो सकते हैं। जीएम क्रॉप्स क्या है या जीएम एनिमल्स क्या है, ठीक है, दोनों रूपों में हो सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड है या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसमें कहीं ना कहीं जीन्स का अदला बदली किए हैं, या हमने जीन को, खराब जीन को हटाया, अच्छे उन्नत किस्म वाले जीन को फिट कर दिया या रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। या हम केवल खराब टुकड़े को हटा करके या खराब गुण को निर्मित करने वाले डीएनए खंड को काट कर अलग कर दें और पुनः उन टुकड़ों को जोड़ दें। तो कहीं ना कहीं जब हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर रहे हैं तो किन्हीं गुणों को हम यहाँ पर प्लस करते हैं, कुछ गुण हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब ये गुण हमारे कौन से हो सकते हैं? किसी फसलों में या किसी जीव में। किसी फसल में हम क्या चाहते हैं? जैसे कल हमने देखा था कि देश में समस्या सबसे ज़्यादा है भूख की।
अब भूख की समस्या के लिए हमको चाहिए खाद्यान्न। जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतने ज़्यादा घर बनेंगे, खेतों को काट काट के फिर सीमेंटीकरण, घरों का निर्माण, भूमि कम। जब उपजाऊ भूमि की मात्रा कम हो जाएगी तो हमको ऐसी फसलें या ऐसे खाद्यान्न की ज़रूरत होगी जिसको हम कम मात्रा में खाएं और हमारा पेट भर जाए, या कम मात्रा में हमको अधिक मात्रा में पोषक तत्व या न्यूट्रिशन मिल जाए, है ना। अगर एक कटोरी में काम चल रहा था तो वो आधी कटोरी में वही गुणवत्ता हमको प्रोटीन की मिल जाए, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट की या वसा की मिल जाए, तो हम कहीं ना कहीं अपने खाद्यान्नों की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो मांसाहारी जीवों में मांस में गुणवत्ता में सुधार हो, अंडों का उत्पादन हो, या व्यापारिक महत्व के लिए रेशम का उत्पादन हो, या ऊन का उत्पादन हो, चमड़े का उत्पादन हो, कपास का उत्पादन हो, हम कुछ भी जो भी हमारी उन्नत किस्में हैं उनका निर्माण कर सकते हैं जिससे हमको कम जगह पर अधिक मात्रा में उत्पादन मिल जाए। साथ ही में हम जीएम क्रॉप्स के सहायता से कीट प्रतिरोधी किस्मों का तो निर्माण कर ही रहे हैं, साथ ही में हम स्ट्रेस रेजिस्टेंस या तनाव प्रतिरोधी, अब किस चीज का तनाव होता है, फसलों को किसका तनाव होगा, फसलों को किसका तनाव होगा, कीटों का, तो हमने कीट प्रतिरोधी किस्म बना लिए। और मौसम की मार, फसलों के लिए तो सबसे ज़्यादा वही है, मौसम की मार पड़ना, कभी सूखा, कभी गर्मी, कभी बाढ़, कभी बारिश, है ना। इन सब चीज़ों से यही उनके लिए तनाव का कारण है। तो हम ऐसी स्ट्रेस रेजिस्टेंस या तनाव प्रतिरोधी किस्मों का विकास भी कर सकते हैं जीएमओ के द्वारा या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके, कि हमको बेमौसम में, जब हमारा सीज़न है भी नहीं उस फसल का या उस फल का, हम उस फसल का उत्पादन प्राप्त करते हैं। और ये हम अभी भी संभव कर रहे हैं क्योंकि हम संकरित किस्मों को साल भर हमें खाने मिलती हैं। जैसे पहले तरबूज हमको केवल गर्मियों में मिलता था, अब वर्ष भर मिलता है। हमको गोभी पहले केवल ठंड के सीज़न में मिलती थी, अब वर्ष भर मिलती है। बहुत सारी सब्जियां, फसलें हमको अब साल भर मिलने लगी हैं। परंतु ये कैसी किस्में हैं अभी, ये संकरित किस्में हैं। तनाव प्रतिरोधी किस्में जो आएंगी या जीएम क्रॉप्स आएंगी, थोड़ी सी इसके बीज महंगे रहेंगे, इसीलिए अपन इसकी हानि में देखेंगे कि ये जो सब किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, थोड़ा सा आर्थिक बोझ किसानों पर इसका प्रयोग करने से बढ़ता है। भले उत्पादन होगा परंतु आर्थिक बोझ भी यहाँ पर इन फसलों का या बीजों को खरीदने में सहना पड़ेगा। इसलिए आम इंसान की पहुँच से, थोड़ा सा आम किसान की पहुँच से दूर भी हो जाती हैं, वो परंपरागत बीजों का ही यूज़ करते रहते हैं। बहुत सारी हमने धान की बहुत सारी हाइब्रिड किस्मों का या जो बायोटेक से समृद्ध किस्में हैं इनका निर्माण शुरू कर दिए हैं। फिर भी तो तनाव प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण भी जो है हम अपनी फसलों में या अपनी जीएम या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्मों में कर सकते हैं। हम जैसे कल अपन ने गाय में दुग्ध प्रोटीन की गुणवत्ता में अंतर देखा था कि यदि हम देसी दूध देने वाली गाय में दूध में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उच्च या उन्नत किस्म की गाय में से जिसमें ज़्यादा दुग्ध प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का उत्पादन करने वाले जीन्स को यदि पहचान कर लें और उस जीन का हम स्थानांतरण या उसको हम क्या कर दें, हमारे जो सामान्य देसी गाय थी उसके जीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो हमारे गाय के सिंपल दूध में भी प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ऐसी ही एक दवाई जो है वो कब्ज़ के दवाई के रूप में निर्मित होती है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता है ना, तो दुग्ध में जो रसायन पाया जाता है उसकी मदद से पेट साफ होता है, ठीक है, वो लेटेक्स टाइप का होता है तो उसकी मदद से एक प्रकार से दवाई का काम करता है। तो इसीलिए लगातार जो लोग दूध पीते हैं उनका पेट हमेशा साफ होता है, मोशन साफ होते हैं। तो हम उसका भी रासायनिक रूप से संश्लेषण करने के लिए, मतलब दवाइयों के रूप में प्राप्त करने के लिए दूध में हम उस विशिष्ट पदार्थ की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं, या हम उस जीन को प्राप्त करके पुनर्योगस तकनीक से प्लाज्मिड की सहायता से उसके क्लोन तैयार कर लें और उससे हम उस दवाई को निर्मित कर लें। जैसे हमने कल देखा था कि हम व्यापारिक उत्पादन भी कर सकते हैं। तो हम जीएम क्रॉप से गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, हम कीट प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं, तनाव प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। अब हानि क्या होंगी, 3 हानियां भी हमको देखना है। यदि हमारा आ गया क्वेश्चन कि जीएमओ क्या है या जीएम क्रॉप क्या है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं, ठीक, इनके 3 लाभ 3 हानियां बताइए।
हानियां क्या होंगी? किसानों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। हर किसान की उपलब्धता, हर किसान को इसके बीज आसानी से उपलब्ध नहीं है, जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक। और हम सामान्य जो संकरित किस्में होती हैं उसका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है, और अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जब हम किस्मों का निर्माण करेंगे तो मूल प्रजाति या मूल जो हमारा बीज था, जिसको जनक बोलते हैं, उस जनक से तो हम बहुत दूर होते जाएंगे, है ना। जनक से दूर होते जाएंगे। जितने बार हाइब्रिडाइजेशन या संकरण या जीन बदला तो आप अपने जनक से धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वही एक विकास में जैसे हम पढ़ते हैं कि एक से अलग हुए और दो अलग स्पीशीज का निर्माण हो गया, अलग प्रजातियों का निर्माण हो गया, तो वैसा ही यहाँ पर भी संभव हो सकता है और हम अपनी मूल प्रजाति को खो सकते हैं। बीच बीच में हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कई बार किसी महिला के पास में, किसी किसान के पास में 100 साल पुराने धान के बीज मिले। आपने अगर कोई कृषक होंगे तो उनके घरों में आज भी अनाज को पोटली बना करके खपरेल वाले घरों में टांग दिया जाता है ना, सुरक्षित कि अगले साल बो देंगे। हो सकता है अगले साल बीज मिल गए, उनने उस साल नहीं बोए, भूल गए, फिर अगले साल भी वो वैसे ही पड़े रहे। तो अभी तो जो मिलेट्स होते हैं, कोदो कुटकी, मोटे अनाज, उनकी कई, हमारा छत्तीसगढ़ तो उससे उन्नत है, बहुत अधिक वैरायटी हमारे यहाँ मोटे अनाजों की या मिलेट की पाई जाती है, इसलिए मिलेट स्टेट के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं। तो ये जो मिलेट है इसकी भी हमारे को 60-70 किस्में किसी एक महिला के घर से प्राप्त हुई थी, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। ऐसे ही कई किसानों के घर में जो कोठार बना के अनाज को बीजों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो कई कई सालों पुरानी किस्में जो हैं वो, हमारा जो IGKV है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के शोधकर्ता उन बीजों को इकट्ठा करके ले गए, क्योंकि वो मूल प्रजाति थी, उससे संकरित होकर हमने नई नई किस्में बना ली और मूल प्रजाति को भूल गए। तो उस मूल प्रजाति को फिर से वो तैयार कर रहे हैं या उनका शोधों में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये संकरित किस्में जो हैं एक समय सीमा के बाद में हमको नुकसान पहुंचाएंगी ही या हमारे लिए अनुपयोगी साबित होंगी। इसीलिए कई, जब बीटी क्रॉप आई थी या बीटी फसलें आई थी तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि वैसे ही सबको पता चल गया कि इसमें तो हमने बैक्टीरिया मिला दिया, तो जितने शाकाहारी लोग हैं वो वैसे ही विरोध करने लगे कि आप तो सूक्ष्म जीवाणु बीज में मिला के दे रहे हो और वो तो उसके अंदर रहेगा क्योंकि वो विष तैयार कर रहा है, तो ये तो नॉनवेज हो गया फिर ऐसे में। तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था उस समय पर, और साथ में ये दूर था, इसके बीज जो हैं वो बहुत महंगे थे, तो वो आम किसानों से दूर था। तो सबसे पहले बीटी कपास बना, फिर बीटी कॉटन बने, बीटी टमाटर बना, हमने किस्मों का सुधार किया, तो वो कई सारी जगहों पर हमने बैसिलस का उपयोग करना चालू कर दिया था। तो ये हमारे क्रॉप्स हुए। अब एनिमल्स में मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, प्रोटीन उत्पादन, वसा उत्पादन, इनका प्रयोग जो है हम GM के रूप में कर सकते हैं या पारजीनी जंतुओं के रूप में कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर चिकित्सा जगत में या मेडिसिन साइंस में हम GM एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का, या हम उत्पादन कर रहे हैं वैक्सीन्स का। ठीक है, हम वैक्सीन का उत्पादन भी सूक्ष्म जीवों की मदद से करते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों को हम किसी न किसी जीव के शरीर में नियंत्रित दशाओं में प्रयोग करते हैं। हमने वैक्सीन उत्पादन पढ़ा है और कोरोना के समय हमने वैक्सीन का उपयोग किया है। तो हम जो भी वैक्सीन को लगा रहे हैं वो बहुत नियंत्रित दशाओं में हमने सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया है, ताकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता या हमारे शरीर में एंटीबॉडी कोशिकाओं का निर्माण संभव हो सके। जब वो एंटीबॉडी कोशिकाएं बनने लगती हैं और मेमोरी सेल्स में जाकर स्थायी हो जाती हैं, तो अगली बार जब भी उस सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर पर आक्रमण होता है तो हमारी एंटीबॉडी कोशिकाएं उसको पहचान करके उसको मार देती हैं। तो वही वैक्सीन का निर्माण हम सूक्ष्म जीव की मदद से कर रहे हैं, और इन यदि सूक्ष्म जीवों को हम प्रयोग ना करेंगे या उनको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके व्यापारिक उत्पादन कर लेंगे, जैसे हमको ट्रायल के लिए समय नहीं मिला तो हमने 1 महीने का ट्रायल लिया था और हमारी जो देसी वैक्सीन थी उसका निर्माण हुआ और मनुष्यों को सीधे लगाया गया, उसका ज़्यादा ट्रायल नहीं हुए। परंतु जो सामान्य रूप से व्यापारिक उत्पादन में वैक्सीन बनती हैं, इनके कई स्तनधारी जंतुओं पर ट्रायल किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। जब वो सक्सेसफुल होते हैं तब उसको हमारे शरीर में या व्यापारिक उत्पादन के रूप में, इंजेक्शंस के रूप में लगाया जाता है।
तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो जीएमओ में या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्मों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, हार्मोन का निर्माण करने के लिए, विभिन्न एंजाइमों के व्यापारिक उत्पादन के लिए, वैक्सीन के उत्पादन के लिए, इंटरफेरॉन के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब हमारे इसमें और जो प्रश्न आता है, जैसे अपन ने कल पढ़े थे पारजीनी जीव क्या हैं, इनके लाभ लिखिए। तो वहाँ पर जीव के बारे में लिखना है, मतलब एनिमल्स बताना है। पारजीनी गाय, पारजीनी भेड़, ठीक है, या ट्रांसजेनिक भी कहा जाता है। तो ट्रांसजेनिक भेड़ हम बना चुके हैं, ट्रांसजेनिक पिग्स सुअर बना चुके हैं, ट्रांसजेनिक भेड़ या गाय। और फसलों में हम बहुत सारी फसलें हो गई। हमारी पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी तंबाकू के रूप में थी, फिर उसके बाद में हमने जैसे बीटी हैं, ये भी हमारी ट्रांसजेनिक फसलें हो गई। ठीक है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित है हमने, क्योंकि जीन्स का हमने उसमें ऐड किया है बैसिलस जीव को, तो हम पारजीवी जीवों का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं? क्या हमने एक शब्द सुना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी? या जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते हैं आप इसके बारे में? डीएनए में सुधार करना। ठीक है, मतलब ये भी हमारा जैसे रिकॉम्बिनेशन था या ट्रांसजीन्स थे। जैसे एक शब्द एक नंबर में आ सकता है, ट्रांसजीन क्या है? तो ट्रांसजीन स्थानांतरित करने वाले जीन्स का समूह है जिनको हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन में उपयोग में ला रहे हैं। इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें भी हम कहीं ना कहीं तकनीक का, लैब में उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम अनुवांशिक रूप से किसी डीएनए के खंड को एक जगह से दूसरी जगह, एक जीव से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं उपकरणों की मदद से, तो हम उसको अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। पूरा जो हमारा सिस्टम होता है ये व्यापारिक उत्पादन के लिए लार्ज स्केल पर या वृहद पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन है। पूरी बायोटेक इंडस्ट्री है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पूरी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो वृहद पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन, इसके लिए हमको अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करना पड़ता है। अब वृहद पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन, इंजेक्शंस का, दवाइयों का उत्पादन, किसी रसायनों का उत्पादन, हार्मोन्स का उत्पादन, सब चीज़ें हो सकती हैं वृहद पैमाने पर। ठीक है, मतलब सेल करने के लिए। अब इसी सेल करने वाली चीज़ों से हमारा एक और क्वेश्चन आता है, अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है 22 या 23 के जो हमारा सेट था उसमें ये क्वेश्चन आया था, अनुप्रवाह संसाधन क्या है? अनुप्रवाह संसाधन वास्तव में व्यापारिक उत्पादन का अंतिम चरण है, जहाँ पर हम विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता या शुद्धिकरण की जांच करने के बाद में उसे हम मार्केट में बेचने के लिए उतार सकते हैं। तो ये एक प्रकार का, जैसे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देखते हैं ना, इस प्रकार का एक कन्वेयर बेल्ट बना होता है जिस पे हमारे कहीं कोई टैंक था, जैसे बायोरिएक्टर है, हम अपने विषय में बात करें तो बायोरिएक्टर है, उस बायोरिएक्टर में हमने अनॉक्सीसेशन से इंसुलिन का या ह्यूम्युलिन का उत्पादन कर लिया। उस इंसुलिन के उत्पादन के बाद में हमने उस मशीन से नल खोले, हमने इंजेक्शन्स की शीशियों में क्या भर दिए, हमारे प्रोडक्ट को परिशुद्धिकरण के बाद, फिर वो प्रोडक्ट हमारे बेल्ट पर चलता जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर उस पर लेबल चिपक जाएगा कंपनी का, फिर आगे बढ़ेगा, वो बॉक्स में पैक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, बड़े बॉक्स में पैक हो जाएगा। तो ये एक पूरी सीरीज़ होती है जहाँ पर हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे हम बड़ी फैक्ट्रियों में देखते हैं, मशीन या बेल्ट पे चीज़ें चलते रहती हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट में पहुंचती हैं उस डिपार्टमेंट पे वो पैकिंग का कार्य शुरू हो जाता है। तो किसी भी जैव रासायनिक उत्पाद के जो कि बायोटेक की मदद से बनाया गया है या रिकॉम्बिनेशन की मदद से बनाया गया है, उसका मार्केट तक या उसका विपणन, बेचने की प्रक्रिया तक का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है उसको हम अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये एक बार प्रश्न आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो सकता है।
अब हमारे कुछ और जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे हमारा बायोटेक इंडस्ट्री का एक उद्देश्य हो गया था वृहद पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन करना, और दूसरा हमारा इसका जो मोटिव था या इसका उद्देश्य था वो कल अपन ने देखे थे जीन थेरेपी के रूप में या जीन चिकित्सा के रूप में। इस जीन चिकित्सा को हमने देखा था वो जो एडीए वाला है ना, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी, जो कि लिम्फोसाइट कोशिका या जीन जो प्रतिरोधक क्षमता है इसका विकास बच्चों में यदि नहीं हो पाया है तो हम इस एडीए का अनुवांशिक रूप से रूपांतरण भी कर सकते हैं, या हम इस एंजाइम का निर्माण करके उस इंजेक्शन के थ्रू किसी बीमार बच्चे को दे करके प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं। नहीं तो यदि हमारे शरीर में एडीए की कमी होती है, मतलब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है या बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लिम्फोसाइट नहीं बना है, तो इस स्थिति में एकमात्र जो थेरेपी बचती है वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होती है। बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं होता है। एकदम सगे जो भाई बहन हैं या ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन हैं उनका या उनके मदर फादर का ही बोन मैरो मैच हो सकता है। तो ऐसी गंभीर बीमारियां अगर किसी बच्चे को होती हैं, जैसे वो 4 साल की एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और उसमें एडीए की कमी को हमने बायोटेक की मदद से या रूपांतरण की मदद से, जीन थेरेपी की मदद से क्योर किया था। तो उसके बाद में इसके हमने एंजाइम का संश्लेषण प्राप्त कर लिया जिससे एडीए का निर्माण होता था। तो ये क्वेश्चन आया है, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी किस कारण से होती है, इसे कैसे बदला जा सकता है या इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो लिम्फोसाइट की कमी है। लिम्फोसाइट चूँकि हमारी जीव प्रतिरोधक क्षमता को बनाती हैं, तो इन्हें पुनः निर्मित करने के लिए हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक की मदद से ऐसा जीन जो कि इस लिम्फोसाइट का निर्माण कर सकता है या एडीए का उत्पादन कर सकता है, उसको हम जो बीमार व्यक्ति है उसके खराब जीन को हटाकर रिप्लेस कर दें और उस जीव में फिर से उस एंजाइम का निर्माण होना शुरू हो जाए जो कि लिम्फोसाइट को निर्मित करके प्रतिरोधक क्षमता को वापस से बढ़ाने का काम करे। तो हमको बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंजाइम का उत्पादन स्वतः जीव के शरीर में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो 2 उद्देश्य हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी के, कि वृहद पैमाने पर चीज़ों का, रसायनों का, एंजाइम, हार्मोन, इंटरफेरॉन का व्यापारिक उत्पादन करना पैसा कमाने की दृष्टि से, और दूसरा स्वास्थ्य में सुधार लाना जीन चिकित्सा के माध्यम से या जीन थेरेपी के माध्यम से। तो बीमार को ठीक करना और वही दवाइयों को बाजार में बेच के मुनाफा भी कमाना। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी जो है एक उभरता हुआ व्यापारिक क्षेत्र है। इसी में हम और जो बनाते हैं वो डायग्नोस्टिक किट, डायग्नोस्टिक किट या पहचान करने वाले किट का निर्माण करना। किट मतलब एक पूरा सेट। जैसे हमने किसमें देखा, कोरोना में वो स्वैब निकालने के लिए गाल में से निकालते थे, फिर नाक में अंदर डाल के वहाँ से सलाइवा को लेते थे या स्लाइम को लेते थे और फिर उसको ले जा कर के कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में किसी केमिकल में डुबो करके उसमें वायरस की पहचान कर रहे थे। तो वो जो किट बना होगा जिसमें हमने कोरोना वायरस की पहचान की है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक मुख्य काम है कि गंभीर बीमारियां या ऐसी बीमारियां जो कि संक्रमणकारी हैं उन दशाओं में हम डायग्नोस्टिक किट का निर्माण बिना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायग्नोस्टिक किट का या गंभीर बीमारियों की पहचान करने वाले उपकरणों का भी निर्माण कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न आता है 1 नंबर में, एलिजा क्या है? ये शब्द एक जगह आया है आपके एनसीईआरटी बुक में और इस शब्द से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, एलिजा का फुल फॉर्म बताइए। मालूम है सबको किसके लिए आता है इसका? ये एक टेस्ट है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? HIV की पहचान करने के लिए या एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, E से हो गया एंजाइम, L से हो गया लिंक्ड, I से हो गया इम्यूनो, S से हो गया सॉर्बेंट और A से हो गया एसे। फुल फॉर्म आपको बुक में मिल जाएगा।
आपको ये ध्यान रखना है, अगर इंग्लिश में आ गया फुल फॉर्म लिखिए, हिंदी में लिखो, आप उच्चारण जैसे बोल रहे हैं हम उसको हिंदी में लिखेंगे। जैसे एंजाइम को हमको स्पेलिंग नहीं लिखना है, हम हिंदी में एंजाइम लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है स्पेलिंग याद करना हमको, चूँकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हम लोग इसलिए। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से जो है ये हमारे ह्यूमन इम्यूनोवायरस या हमारे एड्स रोग की पहचान के लिए यूज़ होता है। अब एड्स का फुल फॉर्म वहाँ आ सकता है आपको कैंसर एड्स वाले पार्ट में, HIV का फुल फॉर्म आ सकता है, वहाँ भी आपको एलिजा आ सकता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग में। तो दोनों जगह ये वर्ड जो है यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि HIV का फुल फॉर्म भी 1 नंबर में पूछा जा चुका है, एड्स का भी पूछा जा चुका है, एलिजा का भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कई जगह आ सकता है, चाहे वो आपके 3rd 4th चैप्टर में हो या यहाँ पर 8वें 9वें अध्याय में हो। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है, अनुप्रवाह संसाधन। इसकी संभावना बनती है कि हो सकता है ये आ जाए। ये सामान्य जानकारी भर है और ये भी आपकी सामान्य जानकारी है। और दूसरा एक जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर में अनुप्रयोग वाले पार्ट में से, वो ADA वाला, ये 2023 में क्वेश्चन आया है, हो सकता है 2025 में ये रिपीट हो जाए। ठीक है, एक तो DNA रिकॉम्बिनेशन और दूसरा ADA की कमी या एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी किस कारण से होती है वो भी पूछा जा सकता है। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर इस पार्ट में से कवर हुए। अब कोई और क्वेश्चन या और डाउट अगर आप लोगों को बनते हैं तो वो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा हो जिसको हम उपयोग में यहाँ पर छूट गया हो बताने के लिए, तो उस क्वेश्चन को देख लें चैप्टर में से। जैसे हमने इंसुलिन वाला क्वेश्चन पढ़े थे, इंसुलिन का उत्पादन वाला, जिसको हमने क्या कहा था, हिम्यूलिन, है ना, मानो इंसुलिन को। ये बड़ा क्वेश्चन था 5 नंबर का। यही क्वेश्चन जो है वो एली लिली कंपनी वाला था, वो उस नाम से भी पूछा जा सकता है, या मानो इंसुलिन क्या है इस नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हमारा इसी से संबंधित जो एक क्वेश्चन था वो DNA रिकॉम्बिनेशन तकनीक क्या है, इसके विभिन्न चरण क्या हैं, उससे संबंधित पूछा जा सकता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स क्या हैं, उससे पूछा जा सकता है। वैसे ही हमारा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो क्रॉप या फसलें थीं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, GMO से रिलेटेड, इनके लाभ और हानियों के रूप में। इनकी लाभ क्या है, इनसे होने वाली हानियाँ क्या हैं। तनाव प्रतिरोधी किस्में क्या हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हीं में या GM क्रॉप्स के अंतर्गत ही स्ट्रेस या तनाव प्रतिरोधी किस्में क्या हैं, इनके बारे में भी प्रश्न बन सकता है। फिर कल एक और चीज़ हमने बात करी थी सेलेक्टेबल मार्कर की, है ना, पहचान करने योग्य चिन्ह। सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का काम क्या होता है, चिन्हित करना, है ना। हमको विदेशी DNA को चिन्हित करना है। हमारी होस्ट कोशिका में जब वो पहुंचेगा तो वो सही जुड़ा है कि नहीं, इसकी पहचान करना है, या वही टुकड़ा आया है कि नहीं आया है। तो जब हम विलगन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तो वहाँ पर हम विशिष्ट प्रकार के रसायनों का, या जो हमारा जैसे बायोल्यूमिनेसेंस की बात करी थी कि कुछ चमकीला सा, जैसे जुगनू में चमक होती है ना, उसमें एक बायोल्यूमिनेसेंस पदार्थ पाया जाता है, चमकदार पदार्थ होता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में हमको चमक छोड़ता है। तो वैसे ही हम सेलेक्टेबल मार्कर की सहायता से जो हमारा DNA का खंड है उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे अभी इथिलीन ब्रोमाइड में देखा कि इथिलीन ब्रोमाइड नारंगी रंग देता है जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो हमने उस DNA के खंड में पर्टिकुलर जीन की पहचान कर ली। तो वैसे ही हम सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग करके हमारे जो पुनर्योगज DNA है इसकी पहचान कर सकते हैं। जब हम इसको होस्ट में इंसर्ट करा दें, पहुंचा दें, तो उसके बाद में उसके शरीर ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और हमारा जो प्रश्न यहाँ PBR में आया था, PBR 322 में, यहाँ पर आता है एक शब्द ओराई, वर्ण चिन्ह या साइट ऑफ ओरिजिन, वर्णात्मक चिन्ह।
अब किसकी ओरिजिन होगी? है साइट ऑफ ओरिजिन किसका ओरिजिन होगा? हम पीबीआर को देखते हैं तो हमारे पीबीआर में मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा होता है ओराई, है ना, यहाँ ओराई लिखा रहता है। ये हमारे अलग अलग जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनके लिए साइट बने होते हैं। यहाँ हमारा एक आपने देखा होगा चित्र में, चूंकि अभी अपन नहीं बना रहे अच्छे से, एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यहाँ एक प्लग के समान संरचना बनी होती है। और हमारा जो अलग अलग प्रकार के यहाँ जैसे इको आर आई है, यहाँ हमारा BAM होता है, यहाँ हमारा या SAL है ना, ये अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। यहाँ PUL भी है, यहाँ PSL भी है, ये अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले हमारे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो यहाँ जो हमारा ओरी लिखा है ये साइट ऑफ ओरिजिन है, मतलब हमारा आणविक कैंची इसी स्थान को पहचान करेगी और इस स्थान से कटिंग का काम शुरू करेगी, या यहीं से उस तरह चलना है, ठीक है। तो ये पहचान या साइट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से कटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको पहचान स्थल बोला गया है। इस पहचान स्थल के बाद में ही हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है कि आएगा, पर फिर भी हमको ध्यान रखना है कि ओराई अगर आया है कि वर्णात्मक चिन्ह क्या है, तो वर्णात्मक चिन्ह हमारे प्लाज्मिड में पाया जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जिस स्थल की पहचान करके आणविक कैंची कटिंग शुरू करती है या DNA के खंड को काटती है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं या इसको भी हम पढ़ सकते हैं। एक हमारा और 1 नंबर का प्रश्न छूट रहा था, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल आपने शब्द सुना है? ये अनुवांशिक रूप से रूपांतरित हमारे गेहूं की किस्म है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है ट्रिटिकेल। तो अगर क्वेश्चन आता है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित गेहूं का नाम बताइए, तो ये ट्रिटिकेल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबको याद हो गए होंगे, अब इनको हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब अगर हम इसी में और चर्चा करें हमारे सीक्वेंस की, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी से हमको क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्या निर्मित कर सकते हैं हम इससे? हमने पहला तो काम क्या कर लिया इससे? हाँ, खाद्यान्न की कमी को पूरा करना है, ठीक है। खाद्यान्न की कमी को पूरा कर रहे हैं किस तरीके से? उन्नत किस्मों का निर्माण करके। फिर और क्या काम कर रहे हैं हम? कीट हार्मोन्स का निर्माण कर रहे हैं। हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, वैक्सीन का निर्माण, दवाइयों का निर्माण, एंटीबायोटिक का निर्माण भी कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं? कीट प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण और तनाव प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण। किसकी फसलों में या क्रॉप के माध्यम से। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं? GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का निर्माण कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? GMF जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड रूपांतरित फूड
भोज्य पदार्थ, ठीक है। ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या भोज्य पदार्थ, ये हम पूरा खाना नहीं मिल रहा है तो एक गोली विटामिन की खा लिए, गाजर खाने की ज़रूरत नहीं, विटामिन ए की टैबलेट खा लिए, ठीक है। हमको कोई और विटामिन चाहिए और कोई प्रोटीन चाहिए या और कोई खाद्यान्न चाहिए, तो हमने उस खाद्यान्न को खाने की बजाय हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के रूप में या भोजन के रूप में प्राप्त कर लिया। तो हमको थाली परोसने की ज़रूरत नहीं है, हम उनका दवाइयों के रूप में या टैबलेट के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। संश्लेषित भोजन है, दवाइयाँ ही नहीं होंगी, वो तो फूड सप्लीमेंट है। जैसे मल्टीविटामिन की टैबलेट आती हैं, तो वैसे ही ये प्रोटीन की टैबलेट, प्रोटीन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, दाल का उत्पादन यदि नहीं हो पा रहा है तो हम प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं अपने भोजन में। जैसे ज़्यादातर हम लोग करते हैं, विटामिन की गोलियों को अपने खाने में ऐड करते हैं। आयरन यदि हम प्रॉपर तरीके से अपने भोजन में प्राप्त नहीं कर पाते तो हम आयरन सिरप के रूप में, आयरन की गोली आप लोगों को मिलती है, आयरन की गोली खाते हैं, है ना। तो जिंक की गोली हैं, आयरन की गोली हैं, या जो मिनरल्स हैं वो तो संश्लेषित दवाइयाँ हैं। हम भोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने भोजन को ही मॉडिफाइड कर दिया कि उसमें हमको उतनी मात्रा में हमारा पोषण जो है वो पूरा हो सके। या भविष्य में हम देख सकते हैं कि हमारा ऐसा भी भोजन बन सकता है जिसमें हमने एक ही कोई फल या एक ही कोई अनाज का निर्माण कर लिया, उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, उसमें हमको प्रोटीन भी मिल रहा है, या उसमें हमको वसा भी मिल रही है। हमको अलग से दाल चावल सब्जी रोटी तेल घी खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक कोई खाना खा लिया, उसमें हमको सारी चीज़ें मिल गई, तो बार बार हमको बहुत सारी चीज़ें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। जैसे वैक्सीन के लिए या वैक्सीन के निर्माण के लिए अभी तक के हम स्तनधारी जंतुओं पर, मनुष्य में उपयोग में लाई जाने वाली जो वैक्सीन है उसमें हम स्तनधारी अन्य जंतुओं पर पहले परीक्षण करते थे। अब इन्हीं परीक्षण को हम फसलों के ऊपर, फलों के ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसा समय भी आएगा अभी कि अब इंजेक्शन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ केला निकालो और खा लो, आपको वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन का पदार्थ था वो आपको आपके भोजन के साथ में मिल गया, तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये परीक्षण वाकई में चल रहे हैं और ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल होकर मार्केट में आ भी जाएंगे। तो हमको वैक्सीन के लिए इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बजाय हमारे पास में मार्केट में सब्जी रहेगी, जाओ हमको अगर कोई रोग की कोरोना वैक्सीन है, जाओ ये वाला टमाटर खा लेना, इससे हमारी कोरोना के लिए वैक्सीन हमारे शरीर में पहुंच जाएगी। या इस किस्म की गोभी खाओगे तो उसमें वैक्सीन हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो बच्चों को फिर जैसे अभी पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, फिर पोलियो के वैक्सीन आ गए। अब हो सकता है कि बचपन से बोल दिया जाए 5 साल तक के एक आपको कोई एक पर्टिकुलर फल या सब्जी इसको हमेशा खिलाते रहो, इसको कभी पोलियो नहीं होगा या कभी ये रोग नहीं होगा। यही कमाल है, जैसा आप आईटी और कंप्यूटर में उन्नति देख रहे हैं वैसी ही ये बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की बायोटेक इंडस्ट्री में। और ये बहुत बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उभरता हुआ कैरियर है ये, क्योंकि हमारे को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाइयाँ निर्मित करने वाली इंडस्ट्री में बायो साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हमें बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट चाहिए, सब बायोलॉजी के स्टूडेंट रहेंगे, है ना। हमको कोई एग्रीकल्चर रिसर्च है, कृषि विज्ञान क्षेत्र है, वहाँ पर हमको बायो के स्टूडेंट चाहिए। तो अभी तो आप 12th में बॉटनी जूलॉजी सब पढ़ रहे हो, आगे कॉलेज करोगे तब आपको बायोटेक का अलग से फील्ड मिलेगा, वहाँ पर ये काम कर सकते हो। तो दवाइयों को निर्मित करने वाली कंपनियाँ, वैक्सीन का निर्माण, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट या संस्थान हैं, वहाँ पर आप लोग रिसर्चर बन सकते हो, वहाँ पर जॉब पा सकते हो, है ना। तो रिसर्च का काम जो है बायोटेक इंडस्ट्री में मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए होगा। वहाँ पर हम स्वास्थ्य में या गुणवत्ता जो जीन चिकित्सा के माध्यम से करते हैं, उन्नत तकनीकों के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से हम अच्छा सुंदर दिखने वाला कोई जीन की खोज कर लें और उसको जन्म से इम्प्लांट कर दें, तो मनचाहा या मनचाही आकृति का या शेप साइज़ का बच्चा या त्वचा के रंग का जो हमको चाहिए है उस त्वचा के रंग वाले शिशु का या भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। ये सब संभव होगा, जैसे मेटा एआई कर रहा है वैसा यहाँ बायोटेक में भी होंगे, और वहाँ पर भी कंप्यूटर लगता है ना। तो हमारे जो बायोटेक के उद्देश्य होंगे वो उन्नत किस्मों का निर्माण हम इसीलिए पहले लिख रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है उन्नत किस्म का मानव भी बन जाए, है ना। इसमें भी चेंज हो सकते हैं। हमको नाक का शेप पसंद नहीं है, हम नाक का शेप निर्मित करने वाले जीन को पहले ही भ्रूण में डाल दें। जैसे मम्मी पापा दोनों की नाक का शेप ठीक नहीं है, मालूम है कि वो जीन आएगा तो बच्चे में भी वही शेप रहना है, तो नहीं चाहिए। तो पहले ही भ्रूण अवस्था में हम पहचान कर लें कौन सा शेप चाहिए है और उस शेप के हिसाब से जीन को रिकवर कर लें।
हम यहाँ पर जैसे अपन ने बात करी कि हमको किसी फॉरेन डीएनए की ज़रूरत चाहिए है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम किसी विदेशी जीव से ही फॉरेन डीएनए को प्राप्त करें। मतलब किसी उन्नत किस्म के एनिमल से या फसल से हम उस डीएनए को काट के निकालें। हम इसको कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में निर्मित भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो डीएनए होता है वो फॉरेन डीएनए भी होता है, विदेशी डीएनए, फिर एस डीएनए होता है, संश्लेषित प्रकार का डीएनए, है ना। ये सिंथेटिक डीएनए है जिसको हमने विभिन्न रसायनों की मदद से नाइट्रोजनस क्षारकों को प्रयोगशाला में बनाया और उसकी मदद से नया जीन तैयार कर लिया, ठीक है। फिर हमारा अनुपूरक डीएनए या सी डीएनए भी होता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम 3 प्रकार के डीएनए ला सकते हैं प्रयोग में, फॉरेन डीएनए, संश्लेषित या सिंथेटिक डीएनए, और सी या अनुपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास में उन्नत किस्म नहीं है, हम मनचाहा डीएनए का कण या डीएनए या जीन का निर्माण प्रयोगशाला में रसायनों की मदद से कर सकते हैं। आखिर में हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये मेन है। इन्हीं से मिलकर नाइट्रोजनस क्षारक बन गए, इन्हीं से मिलकर शर्करा बन गई, इन्हीं से मिलकर फास्फोरिक अम्ल मिल गया। हम रसायनों का निर्माण कर सकते हैं ना। तो यही रसायन तो हमारे किसका निर्माण कर लेंगे? आर्टिफिशियल डीएनए का, कृत्रिम रूप से डीएनए का। और इस डीएनए से हम मनचाहे लक्षण का उत्पादन भी करने में आगे सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो हम इसीलिए उन्नत किस्मों का निर्माण जो है इस कृत्रिम डीएनए के माध्यम से कर सकते हैं, और इस कृत्रिम डीएनए को हम उन्नत किस्मों के निर्माण में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। यहीं पे हमारा एक और जो अपराधियों को पकड़ने में तकनीक उपयोग में लाई जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी हमारा एक पहले पाठ में और है और यहाँ भी है। हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए अभी किसका उपयोग करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं, जिससे अपराधी का डीएनए और जो दोष जो क्या बोलना चाहिए, एक अपराधी है और दूसरा पीड़ित है, वो दोनों के डीएनए को मैच करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बिना बायोटेक्नोलॉजी के डीएनए को मैच नहीं कर सकते। हमको वहाँ कुछ ना कुछ तकनीकें चाहिए जो हमको जैव प्रौद्योगिकी से ही मिलती हैं। तो पीड़ित का डीएनए लेना, अपराधी का डीएनए प्राप्त करना, दोनों के क्षारकों का मैच या संतुलन देखना कि है कि नहीं, वही संतुलन मिल रहा है क्या। तो उसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों की या सही पालकों की या माता पिता की संतान वाले केस है यदि, तो माता पिता की पहचान भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यदि हमको रेगिस्तान में फसल उगाना है तो हम सूखा प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। रेगिस्तान में खेती संभव हो सकती है, जैसे हमने जल कृषि चालू कर दी हाइड्रोपोनिक्स के रूप में, तो हम ऐसा समय आएगा कि हम रेत में भी बढ़िया फसल उत्पादन कर लेंगे, क्योंकि हम सूखे की मार को झेलने वाली, वही तनाव वाली है, सूखे की मार को झेलने वाली फसलों का भी निर्माण कर सकते हैं। और जीन चिकित्सा में तो हम कर ही रहे हैं। अब एक और हमारा जो प्रश्न पहले की यूनिट में भी था, जीनोम मैपिंग के लिए। जीनोम मैपिंग मानव जीनोम परियोजना में आपने देखा होगा, है ना। जीनोम मैपिंग मतलब किसी व्यक्ति के शरीर के संपूर्ण जीन का जो चित्रीय निरूपण होता है वो जीनोम कहलाता है, उसका एक आरेख तैयार कर लेना। इसके द्वारा हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा जीन किस प्रकार के लक्षण का या फिनोटाइप का निर्धारण करने वाला है। तो ये भी हम डीएनए की स्ट्रक्चर का निर्माण करना, उसका आरेख या उसका किस प्रकार का फिनोटाइप निर्मित होगा, यह बिना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग भी हम जीनोम मैपिंग का प्रयोग या निर्माण करना भी हम जैव प्रौद्योगिकी के सहायता से ही संभव कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ने का या बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए। इसी में हमने पिछले पाठों में पढ़ा है, पहले भी हमने पढ़ा था इन विट्रो प्रोडक्शन। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको मालूम है इन विट्रो प्रोडक्शन।
पात्र में, इन विट्रो का मतलब होता है, विट्रो शब्द जहाँ भी आता है वहाँ कांच का कोई उपकरण, जिसका हमने सबसे पहले पढ़ा था टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में कर रहे हैं, है ना। हमने किसी से शुक्राणु को प्राप्त किया, अंडाणु को प्राप्त किया और उसको प्रयोगशाला में जाइगोट स्थिति तक के या विदलन वाली स्थिति तक के ग्रोथ कराया और उसको फिर ले जा कर के यूट्रस में या गर्भाशय में स्थानांतरित किया। चाहे हम स्वयं जिस महिला का शुक्राणु या जिस महिला का अंडाणु था उसी के गर्भ में करें, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, या हम सैरोगेट मदर के रूप में किसी अन्य महिला में करें। गर्भाशय दूसरा हो सकता है, अंडाणु और शुक्राणु रियल पेरेंट्स के हो सकते हैं। तो इन विट्रो प्रोडक्शन जब भी हमको किसी जीव का कराना है तो हम, जैसे डॉली भेड़ हमने ट्रांसजीन एनिमल के रूप में पढ़े, तो हमने डॉली भेड़ का निर्माण करने के लिए क्लीवेज स्थिति तक के हमने प्रयोगशाला में काम किया, उसके बाद में उसको स्थानांतरित किया था। तो इन विट्रो प्रोडक्शन करना या टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का निर्माण करना या कल्चर करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, इतने हमारे बहुत सारे इसमें उद्देश्य हो सकते हैं। अगर हमको किसी अन्य तरीके से जीन थेरेपी के लिए, जैसे हमने अभी बात करे थे वो एसडीएनए की, है ना, संश्लेषित प्रकार से, तो हम यहाँ पर संश्लेषित प्रकार से किसी जीन का निर्माण भी कर सकते हैं। इसको भी हम अपने उद्देश्य में लिख सकते हैं, संश्लेषित जीन का उत्पादन करना या सिंथेटिक जीन बनाना। सिंथेटिक जीन का निर्माण कर सकते हैं और इस जीन को हम कहीं भी रिप्लेस करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो सिंथेटिक डीएनए होगा या सिंथेटिक जीन होगा। तो आशा है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, उद्देश्य समझ में आए होंगे। यदि कहीं प्रश्न इतना बड़ा 8 हमारे इसका 8 पॉइंट्स में तो आएगा नहीं, जैव प्रौद्योगिकी के कोई 3 उपयोग लिखिए, कोई भी 3 आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।